रविंद्र सिंह। जल जीवन मिशन घोटाले केस में ईडी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापा मारा। जयपुर, दिल्ली और गुजरात की 10 टीमों ने आज सुबह 6 बजे 5 लोगों के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई शुरू की। इनमें पूर्व मंत्री महेश जोशी के 2 घर, जलदाय विभाग के 2 ठेकेदारों और 2 अधिकारियों के ठिकाने शामिल हैं। राजधानी जयपुर में भी ईडी 6 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की रेड लगातार जारी है अभी भी। इसके अलावा गुजरात के बनासकांठा में भी छापा मारा गया। जेजेएम घोटाले की फांस पूर्व मंत्री तक पहुंची आज। 20,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, 6 ठिकानों में सबूतों की तलाश। जल जीवन मिशन घोटाले में जांच की आज प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता महेश जोशी तक पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। छापेमारी में पीएचईडी के 2 बड़े अधिकारी और 2 ठेकेदारों के ठिकाने भी शामिल हैं। अब हम डॉक्टर महेश जोशी पूर्व जलदाय मंत्री के घर के सामने खड़े हैं। पहले पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के सरकारी कार्यालय पर ईडी की रेड पड़ चुकी थी, लेकिन पहली बार उनके घर पर ईडी की टीमें पहुंची। पूर्व जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी से पहले जब हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि ईडी, एसीबी या कोई भी जांच एजेंसी इसकी जांच कर ले, क्योंकि जो कामकाज होता है वो अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, इसमें इनकी कोई संलिप्तता नहीं है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया था। राजस्थान सरकार ने इस योजना के लिए राज्य सरकार ने हजारों करोड़ रुपए भी दिए, लेकिन हर घर नल नहीं पहुंच पाया। पानी की पाइपलाइन कागजों में थी मगर जमीन में नहीं। जांच में कई जगह पर पानी की पूरी पाइपलाइन ही गायब मिली। लोहे की जगह प्लास्टिक के घटिया पाइप का इस्तेमाल हुआ। जयपुर के तुंगा और अमरसर में भ्रष्टाचार उजागर हुआ। सूत्रों के मुताबिक नियम, कायदे और कानून को तोड़कर गणपति ट्यूबवेल कंपनी और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी शाहपुरा को ठेका दिया गया था। ठेकेदार है उसके घर पर भी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें ईडी द्वारा सुबह 5 बजे 6 से 7 ईडी कर्मचारी और जो अतिरिक्त जाब्ता यहाँ से लगाकर ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। साथ ही जो कंप्यूटर से ये लगातार ईडी यहाँ के दस्तावेज चेक कर रही है और जो कितना घोटाला हुआ, क्या है, क्या वो ईडी कार्रवाई करने के बाद ही पता चलेगा। 2 कंपनियों पर 1000 करोड़ के घोटाले का आरोप। 2 साल में 900 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर लिए गए। फर्जी दस्तावेज के आधार पर वर्क ऑर्डर लिए गए थे। घोटाले के लिए फर्जी ईमेल आईडी प्रमाण पत्र बनाए गए। रिकॉर्ड खंगाला तो 177 MB फाइलें जो जलदाय विभाग की बेहद गोपनीय फाइलें मानी जाती हैं, वो MB फाइलें ठेकेदार के कार्यालय पर मिली। वो फाइलें कैसे पहुंची, कौन कौन से अधिकारी इसमें लिप्त थे और किसके कहने पर ये पहुंची, जो पदमचंद जैन और महेश मित्तल जो ठेकेदार हैं। इसके अलावा कई ऐसे लोग थे जो जलदाय विभाग में उच्च पदों पर आसीन थे। उनकी मिली भगत के बाद ये पूरी प्रोसेस जो है बताई जा रही है। मौजूदा सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस सरकार में हुए इस घोटाले को उजागर किया था। ईडी को भेजी गई शिकायत में कहा गया था कि जल जीवन मिशन योजना में 20,000 करोड़ का मोटा खेल हुआ है। 48 प्रोजेक्ट में 30 से 40% ज्यादा टेंडर दिए गए। नियमानुसार 10% से ज्यादा टेंडर नहीं दिए जा सकते। जो भी फर्म ने चाहा वो किया गया। मंत्री की सहमति ली गई। केंद्र की स्वीकृति बिना ही पीएचईडी विभाग ने काम शुरू किया। प्रदेश में भजन सरकार बनते ही जेजेएम घोटाले की जांच तेज हो गई और ईडी लगातार कार्रवाई कर सबूत इकट्ठा कर रही है। ईडी ने खुद मुकदमा दर्ज करके इनकी जांच शुरू की है। अब ईडी किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच करती है, किस किस को दोषी ठहराती है और किस किस की गिरफ्तारी करती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के फैसले पर रोक लगा दी। फिलहाल शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगी रहेगी। मामले में 23 जनवरी को सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष को कहना चाहता हूं कि आप सर्वे को कब तक रोक पाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। प्राचीन जितने भी सबूत हैं सब हिंदू पक्ष के पास हैं। पानी का बिल, बिजली का बिल, कचरा खतौनी में नाम, पुरानी खेवट में नाम,
सब हिंदू पक्ष का है, जो नगर निगम उनका टैक्स है वो भी हिंदू पक्ष देता है। तो आपने केवल कुछ दिनों के लिए सर्वे को रुकवा दिया है, लेकिन एक ना एक दिन सर्वे जरूर होगा। अगली तारीख पर हम लोग अब माननीय न्यायालय को बताएंगे कि 13.37 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम है। खसरे में, खतौनी में बिजली का बिल हम लोग जमा करते हैं, हमारी ट्रस्ट जमा करती है, टंकी का बिल हम लोग जमा करते हैं। इनके खिलाफ हमारी ट्रस्ट की शिकायत पर बिजली कटने का, कनेक्शन कटने का मुकदमा लगाया, 3 लाख का जुर्माना लगा, क्योंकि इनके पास कोई मालिकाना हक नहीं था। और सर्वे होना जरूरी है क्योंकि वहाँ मेरे भगवान विद्यमान है, वहाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखा हुआ है, शंख है, हमारा ओम लगा हुआ है। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में मांग थी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कमीशन भेजने का ईदगाह मस्जिद मथुरा में, उसको स्टे किया जाए, वो मान लिया। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बार बार ऑब्जर्व किया आज ओरली कि जो पिटिशनर ने जो अपनी एप्लीकेशन कमीशन के लिए लगाई थी उसमें क्लैरिटी नहीं है। वो ये कह रही है कि प्रेयर में जो प्रेयर है वो आप अलाउ कर दें। स्थित है 16वीं शताब्दी में निर्मित ये मंदिर और यहाँ की वास्तुशिल्प की भी विशेषता विजयनगर शैली की है। यहाँ की नक्काशी और लेपाक्षी मंदिर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। वीरभद्र मंदिर में पहुंचे हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है, हाथ जोड़कर नमन किया गया है और पीएम मोदी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आंध्र प्रदेश की बताते चले कि दौरे पर पीएम मोदी हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, वहां पर पूजन अर्चन कर रहे हैं। बताते चलें कि 11 दिन का संकल्प लिया है पीएम मोदी ने और उसी के तहत उनका दौरा भी है आंध्र प्रदेश का। और ये तस्वीरें बेहद ही खास हैं क्योंकि इनका इंतज़ार जब से बताया गया था कि पीएम मोदी वीरभद्र मंदिर जा सकते हैं तब से ही किया जा रहा था। और रंगनाथ रामायण की भी सुनेंगे जा करके। तो लेपाक्षी पहुंच चुके हैं, आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी की ये तस्वीरें जहां पर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और वहां से ये सीधी तस्वीरें आपका अपना न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है। बताते चले कि NACIN एकेडमी का उद्घाटन भी पीएम मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं बताते चलें कि 1:30 बजे के आसपास पहुंचे हुए थे आंध्र प्रदेश। और इस वक्त हमारे संवाददाता धीरज सीधे तो बताते चलें कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त वीरभद्र मंदिर में मौजूद हैं जहां पर पूजन अर्चन का आयोजन किया गया है। पुजारी जो हैं वो प्रधानमंत्री को वहां पर पूजन अर्चन करवा रहे हैं और इसके बाद अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स एकेडमी यानी कि NACIN का वहां जाएंगे और उसका जो है बताते चलें कि परिसर की जो परिकल्पना रखी गई है उसका देखेंगे जा करके। तो सिविल सेवा क्षमता निर्माण के माध्यम से शासन में सुधार के पीएम मोदी के दृष्टिकोण के तहत आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पलासमुद्रम में राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष और नारकोटिक्स एकेडमी के नए अत्याधुनिक परिसर की परिकल्पना की गई है। उसको देखेंगे जाकर के पीएम मोदी वहां पर मौजूद लोगों से संवाद करते हुए भी नजर आएंगे। और खास बात यह है कि इन सारे कार्यक्रमों से पहले पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में जहाँ पर वीरभद्र मंदिर में पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। इससे पहले बताते चलें जैसे ही पीएम मोदी वहां पर पहुंचे तो उनका जो अधिकारी थे और मंदिर के पुजारी थे वो वीरभद्र मंदिर की प्राचीनता और क्या महत्व है इसके बारे में बताते हुए नजर आए थे। तो आंध्र प्रदेश पहुंचे हुए हैं आज पीएम मोदी और ये तस्वीरें बेहद ही खास जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो पीएम मोदी ने बताते चले इससे पहले पोस्ट भी किया था और पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि अगले 2 दिनों में मैं आंध्र प्रदेश और केरल के लोगों के बीच में रहूंगा और आज यानी कि 16 जनवरी को मुझे वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी में प्रार्थना करने का अवसर मिलेगा। मैं रंगनाथ रामायण के छंद भी सुनूंगा जो इसमें
तेलुगु में है। इसके बाद मैं राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकेडमी के नए परिसर का उद्घाटन करने के लिए जाऊंगा। पीएम मोदी बताते चले कि आंध्र प्रदेश और केरल के दौरे से पहले उन्होंने एक्स पर ये पोस्ट किया था और पोस्ट के जरिए उन्होंने ये बातें लिखी थी कि 17 तारीख को मैं गुरुवायूर मंदिर और त्रिपुरार श्री रामास्वामी मंदिर में प्रार्थना करूंगा। कोच्चि में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करूंगा जहां प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। तो कल जब पीएम मोदी जाएंगे तो वो वहां पर कोच्चि में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे और परियोजनाओं का उद्घाटन भी करते हुए नजर आएंगे। और उससे पहले आज यानी कि 16 तारीख को पीएम ने पहले ही ट्वीट करके बता दिया था कि वो केरल और आंध्र प्रदेश जाएंगे। धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर अब मिल रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार 400 पार का दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने दीवार लेखन अभियान के तहत इस बार फिर से मोदी सरकार की पेंटिंग भी बनाई है। चुनाव पूर्व संपन्न होनी है और भी अनेक कार्यक्रम आएंगे, लेकिन याद रखना इन सब का मूल होगा पब्लिक से हमारा जुड़ाव और अपना बूथ प्रबंधन। जितना सशक्त होगा, जितना मजबूत होगा, उतना ही अधिक वोटों से हमारा प्रत्याशी विजयी होकर के जाएगा। और इसी विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार इस बार 400 पार, इस बार। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान और पूजन शुरू हो चुके हैं। कर्मकुटी पूजन और प्रायश्चित अनुष्ठान शुरू हो चुका है। जिस स्थान पर रामलला की मूर्ति गढ़ी गई है वहां कर्मकुटी पूजन होगा। मूर्ति बनाने के लिए जो छेनी हथौड़ी चली उसका प्रायश्चित भी किया जाएगा। और इसके साथ साथ 121 वैदिक आचार्य पूजन अनुष्ठान करा रहे हैं। वहीं कल 17 जनवरी को मूर्ति का परिसर प्रवेश होगा। इसके बाद तरह तरह की पूजाओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 20 से 21 जनवरी को भी विशेष पूजा होगी, जबकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए धार्मिक अनुष्ठान आज से शुरू हो गए हैं, जिसमें सबसे पहले कर्मकुटी पूजन और प्रायश्चित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसी विवेक सृष्टि ट्रस्ट में तमाम वैदिक आचार्य कर्मकुटी पूजन और प्रायश्चित अनुष्ठान कर रहे हैं। यह भी बताया गया है कि अरुण योगीराज, जिनकी मूर्ति ट्रस्ट की ओर से स्वीकार की गई है, जो रामलला के रूप में जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उस मूर्ति का निर्माण इसी विवेक सृष्टि ट्रस्ट में किया गया था। और जहां पर शिला से मूर्ति का निर्माण होता है वहीं पर कर्मकुटी पूजन किया जाता है। उस मूर्ति से क्षमा याचना की जाती है, प्रायश्चित किया जाता है कि मूर्ति गढ़ने के दौरान जो भी गलती हुई हो, जो छेनी हथौड़ी के जो वार वो इस शिला को सहने पड़े हों, उसके लिए प्रायश्चित किया जाता है। तो आज से इस धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत हो गई है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 अयोध्या। अयोध्या और 26 जनवरी पर सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। अयोध्या में समारोह के दौरान सरकारी वर्दी में हमला कर सकते हैं आतंकवादी, ऐसा अलर्ट है। अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसमें सरकारी वर्दी में आतंकी जो है बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, इस तरीके का अलर्ट जारी सुरक्षा एजेंसियों ने किया है। और क्योंकि देखिए अयोध्या जैसा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सदियों में आता है और जाहिर तौर पे आतंकी के अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए, उसके वजह से यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। ये यूपी ATS के अधिकारी हैं जो 24/7 लगातार ये इनकी नजर
नजर में अयोध्या है। अयोध्या में कौन लोग एंट्री कर रहे हैं, अयोध्या में कौन लोग बाहर जा रहे हैं, अयोध्या के आसपास के जिलों में से कौन एंट्री कर रहा है, हर किसी पर इनकी नजर है। इनकी अत्याधुनिक जो गाड़ी है आप इनके पीछे देख पा रहे हैं, उससे लैस होकर, यानी अगर एक परिंदा भी चाहे इस वक्त अयोध्या में पैर मारना तो वो इनके बिना इजाजत के नहीं मार सकता है। और ये सभी अधिकारी, ये सभी जवान जो है हमारे सुरक्षा के लिए अयोध्या में 24/7 लैस हैं, खड़े हैं। और इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये यूपी एटीएस के अधिकारी हैं। इसके अलावा 13,000 उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं वो अयोध्या में के आसपास रहेंगे। इसके अलावा 11,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान होंगे। ड्रोन से हर किसी की गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। अयोध्या में आतंकी अलर्ट के सवाल पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने हनुमान चालीसा का पाठ सुनाया। उन्होंने कहा है कि जिसके रक्षक हनुमान जी हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं। हमारे साथ में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी, वैसे तो देख रही हूँ तैयारियों में लगे हुए हैं, आज मंगलवार है, विशेष तैयारी हनुमानगढ़ी पर क्या? और दूसरा एक इनपुट आया है कि हो सकता है कि रामलला की जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है उस दिन कुछ असामाजिक तत्व आए और यहाँ कोई ऐसी घटना करें, इसीलिए यहाँ पर आतंकवादी घटना का भी अलर्ट है। देखिए, ऐसी घटना हो चुकी है जहाँ पर आप खड़े थे। आपको लगता है ऐसा होगा? मैं ये जानना चाहती हूं। हो, हनुमान जी जिसके रक्षक हैं, राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे, सब शुक्ल है तुम्हारे सन्ना, तुम रक्षक आओ, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब तो विपक्षी नहीं पहले नहीं आते थे, मैं ये जानना चाह रही हूँ। पहले विपक्षी नहीं आते थे, अब तो आपके दर पे विपक्षी भी आ जाते हैं। क्या यही परिवर्तन है? ये भी बड़ा परिवर्तन है। ये बहुत बड़ी परिवर्तन है। किसका परिवर्तन है? एक सनातन नहीं, ये तो परिवर्तन उन राजनीतिक दलों का है जो डर गए इन लोगों से। इनको लगता है कि इन्होंने चंदन लगा लिया, ये भाजपा को वोट कर देंगे। ये डर के मार सारे फ्री में थोड़े ना रहे, नहीं तो इनको गोली से भुनवा दिया था। ये जगह है, मरवाया था, इन लोग को ठीक कर दिया था। आप समझो कि अभी एक मैंने ट्वीट किया था 2 दिन पहले, उन्होंने लिखा, उसमें एफआईआर में दर्ज हुआ कि राम भक्त होने के नाते इनके खिलाफ एफआईआर हो गया। अच्छा। ये सरकार थी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, किया लोगों ने नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सही गोलियां चलवाई थी, उस वक्त तो गोलियां ही चलनी चाहिए थी, ऐसी स्थिति थी। कहा था उन्होंने कि राम भक्त की सीना कम पड़ जाता, गोली नहीं कम पड़ती। ये कैसा राजधर्म, ये कैसा राजधर्म? आप जहाँ खड़े हो यहाँ गोली चली, यहाँ से राम जन्मभूमि कितना दूर है? यहाँ से हम ढेला मारे, पत्थर मारे तो भी नहीं जाएगा। और जो राम भक्त थे, ना ढेला था ना पत्थर था। को लगता है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का श्रद्धा भाव है। देखिए हम गड़ी पे खड़ी हूँ मैं। नहीं, हम आस्थावान हैं, निष्ठावान हैं, हम सही हैं, हमारे साथ ठाकुर जी हैं। इसके नाते जहाँ पर आप खड़ी हो, यहाँ पर कुकर प्रेशर बम रखा था, नहीं दगा, क्योंकि हनुमान जी मालिक हैं। रेलवे स्टेशन पे टाइम बम सेट थे, क्योंकि हनुमान जी मालिक है। हमारी पूर्णतः तैयारी है और हमारे तैयारी के सामने में उनकी तैयारी खत्म हो जाएगा। बीजेपी का देश भर के मंदिरों, मठों और दूसरे जगहों का सफाई अभियान लगातार जारी, और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली के राजीव चौक स्थित हनुमान मंदिर में सफाई करते नजर आए। इसके बाद मीडिया से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और एसपी पर निशाना साधा। आज आप यहाँ पर आए हैं, स्वच्छता अभियान में आपने शिरकत की, सर कैसे देखते हैं सर? मेरा सौभाग्य है और हर भारतीय को यह सौभाग्य प्राप्त है कि अपने आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर स्वच्छता अभियान को बल दे, क्योंकि ये जो अनुष्ठान हम सब ने लिया है मंदिरों को, धार्मिक स्थलों को साफ करने के लिए, वो हम आगे भी करते रहेंगे। 22 तारीख तक तो हम इसको जारी रखेंगे ही। प्राण प्रतिष्ठा का शानदार कार्यक्रम भी होगा। राम भक्तों का लंबा इंतजार वो खत्म भी हो गया है और भव्य राम मंदिर का निर्माण भी होगा। सर, मैं जो आम आदमी पार्टी है वो सुंदरकांड पाठ करने की बात अब कर रही है, वो सिर्फ मीडिया में रहने के लिए ये कर रही है, क्या कि ईडी के समन जो जारी हुए हैं उस पे ना जाएं, ध्यान भटकाया जाए, यही काम वो कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो 10 साल से दिल्ली में सरकार में हैं, लेकिन मंदिरों से दूरी बनाए रखे हुए हैं और दूसरों को हर महीने पैसा डालते हैं। ऐसा क्यों? श्रीमान अरविंद केजरीवाल क्या इसका जवाब देंगे? सर, आखिरी सवाल जानना चाहूंगा। दिग्विजय सिंह का कहना है कि जहां पर मंदिर बनने की बात हो रही थी वहां बनी नहीं, 3.5 किलोमीटर दूर मंदिर बना है। जो लोग कभी चाहते ही नहीं थे कि मंदिर बने, आज उनको एक करारा तमाचा लगा है। वो सोचते बन कैसे गया, हो कैसे गया, ये तो 500 साल से नहीं हो पाया था। लेकिन राम भक्तों की मांग पूरी हुई, जो प्रण लिया था वो पूरा हुआ। अब ये कहूंगा मैं, ये तो भगवान राम को भी काल्पनिक बताते थे, राम सेतु को काल्पनिक बताते थे, और
रामलला के केस में ये अपने वकील खड़े करते थे कि राम भक्त कहीं जीत ना जाएं, और जब अब भव्य राम मंदिर 2 सालों में बन गया तो इनको तो समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो मैं कहना चाहता हूं, आप तो पहले कहते थे कांग्रेस के लोग कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख, स्थान, समय सब बता दिया, निमंत्रण भी भिजवा दिया, लेकिन ये राम से दूरी बनाए रखेंगे, कांग्रेस के लोग बनाए रखें। भारतवासी राम की जय जयकार करते रहेंगे। राम राज्य भी बन रहा है और राममय माहौल तो हो ही गया है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।